नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं मामले में नया मोड़ आ चुका है और आपको मालूम है कि पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को बेऊर जेल भी भेज दिया है। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होगा। सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर रमांशु सर का, अमन का, खुशबू पाठक का क्या कुछ होगा और री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे एडवोकेट कुमार प्रियांक से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत नमस्कार सर। जी। हाँ, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एफआईआर की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। तो एफआईआर की कॉपी के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे वकील साहब जानना चाहेंगे कि इस एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ है और उन तीनों पर क्या कुछ धाराएं लगाई गई। जी मैम देखिए, जो तीनों लोग हैं, रमांशु मिश्रा जी जो हैं, खुशबू पाठक और अमन जो हैं, इन तीनों पर टोटल 7 धाराएँ लगाई गई हैं और एफआईआर की कॉपी भी आप एक बार एफआईआर की जो कॉपी है वो मेरे हाथों में आप देख रहे होंगे। हम्म, और ये जो है 33 है, 33/2025 हम्म, और सचिवालय थाना है। इसमें कुल जो है 7 धाराएँ जो हैं वो लगाई गई हैं। मैं सुना देता हूँ आपको। एक तो 191(2) बीएनएस में, 190, 189 का 5 है, 195 का 1 है, 132 है, 61 का 2 है और 352 है बीएनएस 2023 में जो 1 जुलाई से लागू हुआ है। तो इसमें जो है एक जैसे 132 जो है वो लगातार मतलब हुआ और इतने लोग जो डिटेन किए गए थे पुलिस के द्वारा, तो तकरीबन 42-43 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज हुआ इस बार सचिवालय थाना में। उसमें से अधिकांश लोगों को जो है थाने से ही जो है वो छोड़ दिया गया था। कंडीशनल ये करके थाने से छोड़ दिया जाता है। 7 साल से कम की सजा का प्रावधान होता है तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर हुआ कि सेम धाराएं तो रमांशु जी पर, खुशबू पर और अमन पर भी है। फिर इन लोगों पर को मतलब क्यों पेश किया गया पुलिस के द्वारा? तो जैसा कि इस एफआईआर को पढ़ने के बाद जो मुझे ज्ञात हुआ कि एक बिहटा के प्रखंड कृषि समन्वय पदाधिकारी हैं सरविंद कुमार जी, उस दिन मजिस्ट्रेट थे, तो उन्हीं की तरफ से जो है ये दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। तो इसमें पुलिस ने अपने जांच में पाया कि जो खुशबू है उन पे ऑलरेडी से जो है 2 थानों में 3 सनाह दर्ज थे ऑलरेडी, 3 और 2 दिसंबर की तारीख में। अमन पर जो है 29 दिसंबर को गांधी मैदान थाने में केस दर्ज हुआ था और इसके अलावा रमांशु जी पर जो है ये तीसरा जो है एफआईआर वो दर्ज हुआ था। ऑलरेडी उन पर जो है 23 दिसंबर को गढ़नीबाग थाना में, 29 दिसंबर को जो है गांधी मैदान थाना में और फिर ये तीसरा जो हुआ 30 तारीख को, 30 जनवरी को सचिवालय थाना में। और ऑलरेडी जो है ये कंडीशनल बेल पर थे। तो इस कारण जो है मतलब एक बड़ा कारण यही रहा कि कंडीशनल बेल मिला हुआ था कि आप इस तरह की कार्रवाई में भी नहीं शामिल होंगे प्रदर्शन में। और पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं तो उसका मैं लबुल बता दूं कि जैसे कि 191 है का 2 है। सबसे खतरनाक धारा कौन-कौन सी है? हाँ, हम आपसे सबसे पहले तो ये बिल्कुल, जानना जैसे कि एक हाँ, 132 है, 132 है। हाँ, तो इसमें है कि और एक है 195 का 1। ये दोनों ऐसे हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी प्राधिकारी अगर अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहा है और उस समय उसमें बाधा उत्पन्न करना, उसे कार्य करने से रोकने के लिए उस पर हमला तक कर देना। तो इसमें जो 132 है, ये जो है नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है। हाँ, तो नॉन अवेलेबल में भी बेल मिल जाता है, लेकिन फिर वो आपका अधिकार नहीं रहता है। जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल होते हैं वो आपका अधिकार है, राइट है। ठीक है, जेल एक्सेप्शन है, जेल एक्सेप्शन है, बेल आपका राइट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन अवेलेबल होते हैं उसमें अब न्यायालय ये डिसाइड करता है कि आपको बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसमें एक्चुअली जो ये लगाया गया था, इसमें 132 में है कि मतलब सरकारी कर्मचारी पर हमला कर देना या उसको उसके कर्तव्य में पालन करने से रोकना। ठीक है। और उसके बाद जो 61 का 2 है, इसमें होता है साजिश रचना कि कॉन्स्पिरेसी करके षड्यंत्र षड्यंत्र रचना, ये है। जी। ठीक है। और जो बाकी हैं इसमें चीजें, उसमें एक 189 का जो 5 है, इसमें 5 या 5 से अधिक लोग अगर किसी सभा को अंजाम देते हैं और अवैध रूप से मतलब उसमें कोई काम करने के लिए, तो ये है। फिर जो 192 191 का जो 2 है, इसमें जो है कि दंगे की स्थिति में जो है मतलब सभा करना, अवैध सभा करना। और जो 190 है उसमें सबसे मेन चीज जो 190 जो इस पर लगाया गया है, इसमें क्या होता है, प्रोविजन है बीएनएस का
कि मान लीजिए कि कोई अगर अवैध सभा है और अगर हिंसा अगर किसी एक ने भी की, तो उस अवैध सभा में शामिल सभी लोगों को उस अपराध का जो है वो हिस्सेदार माना जाएगा। अच्छा, तो जी। जैसे आपने देखा होगा कि एक धक्का-मुक्की में एक पुलिस वाला भी जो है उस समय नीचे गिर गया था। तो उसके तो क्या कारण इसका भी हाँ, ज़िक्र तो भी इसका इसमें भी किया हाँ, है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो अच्छा। 190 जो डाला गया, जैसे कि जो बाकी चीज़ें हैं ना 132 कि सरकारी कर्मचारी पर कार्य के दौरान हमला कर देना, हुँ, ठीक है? और एक जोड़ दिया गया 190, तो इसका ठीक है। मतलब है कि अगर धक्का किसी एक ने भी दिया है, हुँ, तो वो पूरे उस भीड़ में जो शामिल लोग हैं ना, उन सब पर माना जाएगा। ये एक बीएनएस का प्रावधान सब होता है। कटघरे में हाँ, आकर सब खड़े हाँ, हो जाएँगे। सब कटघरे में आ गए, तो उसमें इन्हीं 3 लोगों पे लगाया गया है। बाकी लोगों पर जो है मतलब थोड़ा समाज में छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका ये पहला ये था और ये लोग ऑलरेडी जो है मतलब फिर से ऑफेंस में आ गए थे ठीक है। कि आप पर ये दूसरा या तीसरी बारी है, तो इसलिए जो है आपको नहीं छोड़ा जाएगा। और कोर्ट में कोर्ट से वहाँ बेल उस दिन मिल भी सकता था। लेकिन होता है ना कि जब माननीय जो न्यायाधीश उन्होंने देखा होगा कि ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, तो देखिए जब पुलिस पर अगर इस तरह का कोई चीज़ सबसे खतरनाक, हाँ, सबसे डराने वाली धारा कौन-सी है? 132 है, अच्छा, 132 हाँ, जी। इसमें जो है मतलब चूँकि नॉन बेलेबल है हाँ, हाँ। और इसमें जो है 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। हुँ। तो मतलब लगभग ऐसी हैं 2 6 महीने पहले साल तक हाँ, की भी सज़ा सज़ा हो हो सकती सकती है। हाँ, है, नॉन बेलेबल भी है। साबित हो जाने पर, ठीक है? जी, तो लेकिन है क्या ना कि ये उस टाइप का कोई क्राइम तो है नहीं। ठीक है। ठीक है और देखिए आप सबसे बड़ी बात जो मैं एक और ऐसे आपको ये देना चाहता हूँ, इसके अलावा ये तो हो गई पुलिस की तरफ से, लेकिन अगर हम छात्रों की तरफ से देखें, ठीक है, मेन मुद्दा तो री एग्ज़ाम का था, वो तो कहीं भटकता जा रहा है, क्योंकि री एग्ज़ाम पर तो आना ही पड़ेगा। अब इसमें आपने देखा होगा कि कई वीडियोज़ ऐसे भी वायरल हुए हैं, जिसमें पुलिस वाले जो मार रहे हैं और उनका नेम प्लेट नहीं है। तो जो अरुण पुलिस वाले के चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं वीडियोज़ में, ठीक है, तो ठीक है। उन पर भी जो है आगे कार्रवाई हो सकती है इस दिशा में। हुँ। ठीक है, आप उसके लोगों की तरफ बिल्कुल, से। बिल्कुल, हाँ। जी, जी, और ठीक है। उसके अलावा जो है जैसा कि अमन ने भी मुझे बताया या फिर एक लड़की थी इसमें वो नाम भी अनुप्रिया नाम से, उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन लोगों को मारा है, चलती बस में भी मारा ताकि उस समय सीसीटीवी होता नहीं है और फिर थाना में भी मारा जैसा कि अमन बता रहे थे। तो इन सब चीज़ों को भी एक देखना पड़ेगा कि अगर थाना में भी जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, क्या उससे ये बातें ठीक है। साबित होती हैं? और एक मतलब और कुछ बातें थी कि जैसे कि हथकड़ी लगाने वाले का आपने देखा होगा, ठीक है? तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट दिशा-निर्देश दे रखे हैं कि आप यूँ ही किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकती हैं, अच्छा। कि पुलिस यूँ ही किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकती। हाँ। 3 चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि अगर पुलिस को एकदम इस बात का अंदेशा हो जाए कि अभियुक्त भाग सकता है, ठीक? या अभियुक्त खुद को चोट पहुँचा सकता है या फिर अभियुक्त किसी और को चोट पहुँचा सकता है, तो इन 3 पैमाने पर जो है हथकड़ी लगाई जाती है। ठीक है, ठीक लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लो कि अगर अभियुक्त के भागने का भी अंदेशा हो, फिर भी अगर सुरक्षा अतिरिक्त बढ़ा देने पर वो भाग ना पाए, तो फिर सुरक्षा अतिरिक्त बढ़ाइए, ना कि हथकड़ी पहनाइए। क्योंकि हथकड़ी पहनाना जो है किसी को भी ह्यूमिलिएट करना हुआ, क्योंकि अभी वो विचाराधीन है, अभी तो सज़ा भी नहीं मिली है और ऐसे में पब्लिकली सबके बीच में जानवर की तरह जो है, आप एक शिक्षक को हाथ में हथकड़ी लगा करके और ले जा रहे हैं या ले आ रहे हैं और उन लोगों को जिन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दी, अरे वो तो कहीं भाग ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, जी, भागने जी, का जी। अंदेशा अगर होता तो वो आते ही क्यों? सबसे बड़ी बात है, तो पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये हो गया है कि आपने आखिर कैसे इन लोगों को हथकड़ी लगाई? इसके पहले भी आपने देखा होगा रोहित को जो है और उसके पहले छात्र नेता दिलीप को भी जो है इन लोगों ने हथकड़ी पहनाया था। ठीक है। ठीक है? और ऐसे मामले में पूर्व में पुलिस पर जो है कर्नाटका हाईकोर्ट का माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक बार आदेश देकर के जो संबंधित पुलिसकर्मी थी उन पर जुर्माना लगाया था। बाद में माननीय सुप्रीम पुलिस पर जुर्माना लगा कोर्ट दिया गया 5 था और लाख का पुलिस को जुर्माना जुर्माना देना बिल्कुल, पड़ा था तो 5 पुलिस को लाख। जुर्माना नहीं देना पड़ा, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गई थी पुलिस, अच्छा, तो वहाँ पर फिर राज्य को देना पड़ा था, सरकार को। अच्छा। जी, जी, क्योंकि वो जी। माना गया कि पुलिस तो अपना आधिकारिक रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, तो जो उनका निर्देश था, तो उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यानी कि सरकार को आदेश दिया कि आप जुर्माना दीजिए, भरिए। तो अब हम लोगों ने ये भी सोचा है कि बार-बार जो ये एक चीज़ हो गई है, कि हथकड़ी लगा दो, कमर में रस्सा बाँध दो, ठीक है? तो ये जानवर थोड़ी हैं कि मतलब आप ये कर रहे हैं और अगर भागने का ये होगा तो शिक्षक हैं, बिल्कुल, ये बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो छात्र हैं। तो अगर इनको भागना ही होता तो फिर ये हाँ। गिरफ्तारी ही क्यों देते? बिल्कुल। अच्छा लेकिन हम आपसे थोड़ा-सा ये भी समझना चाहेंगे कि जब इन तीनों को कोर्ट में लाया गया था, जब इनकी पेशी हुई थी तो उस वक़्त जज साहब ने क्या कुछ कहा था? क्या कुछ बातचीत हुई थी अंदर वो में? कुछ देर के ही मतलब जैसे कि वहाँ पे हथकड़ी निकाल लिया इन लोगों ने, जब अंदर ले जाते हैं तो हाँ, चैम्बर में, हाँ। उसके बाद फिर अपने चैम्बर में उन्होंने बुलाया
और बस थोड़ी देर बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि चूँकि कंडीशनल बेल पे ऑलरेडी हैं, जो वहाँ पर एसएचओ थे सचिवालय थाना के, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि बार-बार मतलब ये लोग यही रवैया अपनाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर इधर से जो थे एडवोकेट उस दिन, तो उन्होंने जो है अपनी बात रखी कि सर पुलिस वालों ने जो है कंधे पर ही रखा था। तो उसका बाद में बोला कि वीडियो फुटेज अगर कुछ होगा तो हमें उपलब्ध कराइएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इनको जो है न्यायिक हिरासत में जो जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, और वो मैक्सिमम जो होता है वो 15 दिनों का होता है जुडिशियल कस्टडी जो है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी 1 दिन पहले ही जो है हमने बेऊर जेल से जो है इनका वकालतनामा जो है वो मंगा लिया लिस्ट करा करके। वो आ गया हम लोग के पास, कल वो आ चुका है। और चूँकि कल भी सोमवार को जो है सरस्वती पूजा के कारण जो है छुट्टी है, तो मंगलवार को जो है हम लोग संभवतः जो है बेल के लिए अप्लाई करेंगे। और जहाँ तक मुझे आशा है कि मिल जाना चाहिए बेल। बेल हाँ, मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, कोई ऐसा तो अपराध है नहीं, ठीक है? बिल्कुल और भी। कई चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। आप देखिए जैसे कि एक तो जैसे इसमें है एक धारा जो 352 है तो उसमें रहता है कि जैसे कि मतलब किसी को अपमानित करना और उसका उकसाना किसी को, ये तमाम मतलब ऐसी चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे कि बीपीएससी को लेकर के ही है, तो निश्चित रूप से बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसमें अक्षमता दिखाई, जैसे मान लीजिए कि इसी बार जो 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा ली गई, आपने भी देखा होगा सुमन जी, कि जो 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई है, 4 जनवरी 2025 को, उसमें कई ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो उस लायक है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है कि किसी परिपक्व व्यक्ति ने उस प्रश्न पत्र को सेट किया है। ठीक आप है। देखिए हाँ, कर्क रेखा को जो है वो पास करवा रहे हैं अभी बिहार से, जबकि वो 2025 बहुत कुछ नवंबर है में ऐसा, बहुत सारी बहुत चीजें कुछ है। हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इन लोगों से, इन तीनों से कोई बड़ा अपराध हो गया है? ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है। बड़ी गलती कर दी है बिल्कुल, इन लोगों ने, बिल्कुल नहीं। जाने-अनजाने में, कैसे भी? जो होता क्या है कि जो मेरा अपना मानना है ऐसे कि सरकार को सुनना चाहिए था। ये लोकतंत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार मिल लेना चाहिए था। 5 मिनट के लिए मिल लेते। मान लीजिए कि आप ही कह देते कि नहीं भाई हम नहीं एग्जाम लेंगे, एग्जाम में सब लेकिन लेंगे, गलती तो इनकी भी है ना कि जब आपको कंडीशनल बेल मिल चुकी थी, तो फिर तो आपको हाँ, सोचना चाहिए था थोड़ा कुछ भी करने से हाँ, पहले। थोड़ा-सा मतलब ये रहना चाहिए था, थोड़ा मतलब सतर्कता बरतनी चाहिए थी। हाँ, हाँ, लेकिन अब ये भी एडामेंट है तो कि क्या आप बुरी तरह से फँस चुके हैं? नहीं, बुरी तरह तो नहीं फँसे हैं, ऐसा कुछ अपराध इन्होंने नहीं किया है कि हाँ, मतलब इनको जो है बहुत बड़ी एक सज़ा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक तरह से मोस्टली जो है इस छात्रों के लिए ही लड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि सरकार द्वारा सुना नहीं जा रहा है, तो लगातार एक प्रयास कि कुछ हो, तो लेकिन कुछ दिन रुक जाते, तो एक बार हम लोग देख लेते माननीय उच्च न्यायालय में कि क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक है, कुछ भावनाएँ भी होती हैं, लोग कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। पुलिस को थोड़ा तरीके से हैंडल करना चाहिए था। और आपने देखा होगा कि पहली बार जब पुलिस ने लाठीचार्ज बहुत बुरी तरीके से किया था, तो इस बार इन लोगों ने थोड़ा-सा उसका ध्यान रखा। लेकिन जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि चलती बस में भी मारा गया, फिर एक छात्रा अनुप्रिया ने मुझे सीधा कहा तो अब कि इसको हाथ लगा लेकर के, के आप लोग क्या तो हाँ, कीजिएगा? देखते हैं अगर पर्याप्त सबूत अगर मिल जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो हथकड़ी लगाने वाला है, जी। इसको लेकर के तो जैसे ही रमाशु जी बाहर आते हैं, हाँ, हाँ। तो मैं उनसे बातचीत करके, क्योंकि पीड़ित तो वही हैं, ठीक है। और उनसे बातचीत करके मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, जो ये हथकड़ी लगाने का जो प्रावधान है, हाँ। इसको चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार जो है इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। ठीक और है। बिहार पुलिस को मुझे लगता है कि राजगीर में थोड़ा ठीक से एक प्रोफेशनल और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए। इनको अभी भी ना बहुत तरीके से डील करना नहीं आता है। डीके बोस की गाइडलाइन भी फॉलो नहीं बिल्कुल, हो रही है। हाँ। और जैसे और भी था, एक जी। प्रेम शंकर शुक्ला जी का केस था, अ, तो उसमें भी हाँ, सुप्रीम तो कोर्ट अब ने आगे क्या कीजिएगा इसको लेकर के? इसको हथकड़ी वाले पर तो हम लोग जाएँगे, ताकि कहाँ? कोर्ट कोर्ट जाइएगा? जाएँगे, हम माननीय पटना उच्च न्यायालय जाएँगे। हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ी आगे, हाँ, तो तो फिर हम लोग सुप्रीम माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, भी बिल्कुल, क्योंकि जाइएगा। दिशा-निर्देश वहीं से डायरेक्ट फाइनल जो डायरेक्शन आता है इस संबंध में, वो वहीं से आता है। हुँ, कि और पुलिस को ये समझना चाहिए, क्योंकि हुँ, राजगीर में जो मुझे लगता है जो पुलिस अकेडमी है, वहाँ इन लोगों को पर्याप्त ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए। और एक दरोगा का जो एक लेवल होता है ना, सब इंस्पेक्टर का, जहाँ से अधिकारी की शुरुआत होती है, तो देखिए अभी भी उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है। और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ना चोरी के बहुत चांसेस होते हैं, अगर अगल-बगल 2 लोग बैठ जाएँ, तेज तरह एक बैठ जाए तो बगल वाले को पास करा देता है। क्योंकि मैंने देखा था कि राजगीर में तकरीबन 300 से ऊपर दरोगा जो हैं, जो पास आउट थे, वो फेल करके थे रिटन एग्जामिनेशन में। उनको ठीक से परेड की स्पेलिंग नहीं आती है। चलिए, नहीं आती है। एक तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब कि ये 3 लोग कब तक बाहर आ जाएँगे? क्योंकि अब सब यही मुझे लगता हमसे है कि भी इस पूछ रहे सप्ताह, हैं कि बिल्कुल। रमांशु सर बाहर कब आएँगे? अमन बाहर कब आएँगे? खुशबू पाठक बाहर कब हाँ, आएँगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह जो है हम लोग अगले 3-4 दिनों में उनको देख लेंगे बाहर। बाहर आ जाएँगे। हाँ, इस बिल्कुल। सप्ताह बाहर आ आ जाएँगे। जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। यानी कि गुड न्यूज़ मिल गुड न्यूज़ जाएगी मिल अब। जाएगा, एकदम, एकदम, हाँ।
चलिए, चलिए तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।